अच्छा जी, ज़रा एक दो चीज़ें और समझ लेते हैं। देखिए, हमने लास्ट क्लास में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा था, और ग्रॉस प्रॉफिट सेटेड हम ये बात याद रखें कि हमने क्या पढ़ा था, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है ना, मैं सेल्स में से माइनस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो मेरे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा मेरे भाई, मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगी अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना, ऐसा ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब सिलसिलेवार क्या है, मैंने सबसे पहले उठाई सेल्स, और सेल्स में से माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा, ये हम लास्ट क्लास में तीनों मेथड से सॉल्व करना सीख चुके थे कि भाई जब आप वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, परचेजेस और सेल्स वाला कॉलम बनाते थे, तो उस परचेजेस और सेल्स वाले कॉलम में दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो जाती थी। एक कैलकुलेट हो जाता था वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, और दूसरा कैलकुलेट क्या हो जाता था मेरे भाई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वो दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो जाती थी, उसमें हमें इतना मसला था भी नहीं, उसमें हमें इतना इशू था भी नहीं। मेन चीज़ बेसिकली फिर ये आती है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने का फिर एक तरीक़ाकार होता है, दैट इज़ कि जी उसमें सबसे पहले आएगी ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर उस ओपनिंग इन्वेंट्री में हम परचेजेस प्लस करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो प्लस करके हमारे पास जो अमाउंट कैलकुलेट होगी, दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सही है भाई। और फिर हम सेल्स में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी कंसिडर्ड एज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है भाई, फिर वो हमारा क्या माना जाएगा, मैंने कहा जी वो हमारा माना जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो सिंपल सी कहानी है, मैं सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने का ना एक डिटेल्ड तरीकाकार होता है, जिसमें सबसे पहले आ जाती है ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर मैं उसमें प्लस कर देता हूँ परचेजेस और माइनस कर देता हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो प्लस माइनस करके मेरे पास कैलकुलेट हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर मैं सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा मेरे भाई, हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। सही ना, हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा देखिए, यहां पर अभी हमारा जो मेन मकसद है ना, दैट इज टू चेक द रिलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विद द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड विद द ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना हम लास्ट क्लास में सीख कर आए, सही ना, तो उसमें तो कोई नई चीज़ है नहीं, तो वो तो हम ऑलरेडी सीख कर आए हैं ना। यहाँ पर जो हमारा मेन टारगेटेड एरिया है, या यहाँ पर जो मेन चीज़ हमें बेसिकली कैलकुलेट करनी है, वो ये है कि भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री का ग्रॉस प्रॉफिट के साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए, इससे रिलेटेड मैं हमेशा बताता हूँ कि सिंपल सी कहानी आपको याद रखनी है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री का एक रिलेशन बनता है विद द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इसी क्लोजिंग इन्वेंट्री का एक रिलेशन बनता है विद द ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ बनता है इनवर्स रिलेशन, और इसी क्लोजिंग इन्वेंट्री का ग्रॉस प्रॉफिट के साथ बनेगा डायरेक्ट रिलेशन। क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ क्या बनेगा, इनवर्स रिलेशन, और उसी क्लोजिंग इन्वेंट्री का ग्रॉस प्रॉफिट के साथ क्या बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज इट हैव अ इनवर्स रिलेशन। सही ना।
अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो मेरे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, मेरे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू क्यों कम होगी, क्योंकि उसका कौन सा रिलेशन माना जाएगा मेरे भाई, उसका इनवर्स रिलेशन माना जा रहा होगा। और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ेगी तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू साथ साथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट और क्लोजिंग इन्वेंट्री का आपस में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, सेम रिलेशन है। इसका मतलब यह है कि इनवर्स रिलेशन का मतलब है ऑपोजिट, और डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि उसमें जो चेंज आ रहा होगा वो बेसिकली क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो जाएगा, क्योंकि उसका रिलेशन कौन, इनवर्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका रिलेशन कौन सा है मेरे भाई, उसका रिलेशन जो है ना वो डायरेक्ट रिलेशन कंसिडर किया जा रहा है। ये बेसिक चीजें आप उसमें देख रहे होंगे। वाइस वर्सा, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री को अगर कम कर दूंगा तो क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ इनवर्स रिलेशन है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट क्या हो जाएगी मेरे भाई, आपके ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स रिलेशन एंड डायरेक्ट रिलेशन, जो पर्टिकुलरली हमें याद रखना है। इनवर्स रिलेशन होगा तो आपको पता है कि ऑपोजिट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन होगा तो आपको पता है कि भाई सीधी सीधी वही कहानी चलती चली जाएगी, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज वगैरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? लेकिन क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे हाथ में है? देखिए हमने लास्ट क्लास में एक सवाल सॉल्व किया 4 मेथड से, फीफो, लीफो, एफ को अंडर परपीचुअल और एफ को अंडर पीरियोडिक, और उन चारों से कैलकुलेट किए जाने वाले जो क्लोजिंग इन्वेंट्री के आंसर्स थे वो कंपैरेटिवली क्या थे मेरे भाई, वो डिफरेंट थे। जरा जाके चेक करें अपने पास सॉल्यूशन में। जो हमने लास्ट क्लास में सवाल सॉल्व किए उन चारों से कैलकुलेट किए जाने वाले आंसर्स क्या थे मेरे भाई, अलग अलग थे। सही ना, चारों से आंसर्स हमने अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट किए, एक जैसे आंसर कैलकुलेट नहीं हो रहे थे। इसका मतलब ये है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है ना, उससे रिलेटेड हम ये बात याद रखें कि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जो है ना, ये मेथड के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सा मेथड सेलेक्ट कर रहे हैं, एक प्लस उसके साथ ये भी मैटर करता है कि मार्केट में क्या सिचुएशन है, आइदर प्राइस इंक्रीज की सिचुएशन है या फिर आइदर प्राइस डिक्रीज की सिचुएशन है, ये भी मैटर करता है। फिर हमें ये देखना होता है कि मार्केट में किस चीज की सिचुएशन है, आइदर प्राइस इंक्रीज की सिचुएशन है या फिर आइदर प्राइस डिक्रीज की सिचुएशन है। इन दोनों चीजों का इंपैक्ट आता है। जैसे अगर आप सवाल देखें जो मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था, तो उस क्वेश्चन में आपको नजर आएगा कि उस क्वेश्चन में प्राइस इंक्रीज की सिचुएशन है, ऐसा ही है। उस क्वेश्चन में बेसिकली किसकी सिचुएशन है मेरे भाई, प्राइस इंक्रीज की सिचुएशन है। अच्छा जी, अब प्राइस इंक्रीज के अंदर जो है ना, मल्टीपल रिलेशंस होंगे। मल्टीपल रिलेशंस का मतलब है कि वो आपसे पूछता है कि जी अच्छा मुझे बताएं कि अगर मैं फीफो की क्लोजिंग इन्वेंट्री को, मतलब फीफो को कंपेयर करूं एफको से तो क्या होगा। मैंने कहा जी प्राइस इंक्रीज की सिचुएशन में अगर मैं फीफो को कंपेयर कर रहा हूं एफको से तो होगा ये कि फीफो की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, और एफको की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, कम होगी। सवाल आपके पास सॉल्व हुआ है, आप उसका सॉल्यूशन देख के आंसर्स को कंपेयर कर सकते हैं। वो सवाल सॉल्व करवाने का मकसद ही ये था कि आप उनके आंसर्स को देखकर उनका सॉल्यूशन देखकर उनके आंसर्स को कंपेयर कर सकते हो। तो आपके पास सवाल सॉल्व हुआ है, आप चेक कर लें कि प्राइस इंक्रीज की सिचुएशन में अगर मैं फीफो और एफको को आपस में कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि फीफो की क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी और एफको की क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी। ये बाय डिफॉल्ट रूल होगा। फिर इसी तरीके से अगर मैं कंपेयर करता हूं फीफो को लीफो से, तो ऐसी सिचुएशन में अगेन फीफो की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम होगी और लीफो की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी।
सॉरी, फीफो की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा होगी और लीफो की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम होगी। यानी कि दोनों केसेस में प्राइस इंक्रीज की सिचुएशन में फीफो की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या रहेगी मेरे भाई, ज़्यादा रहेगी। फिर तीसरा कंपैरिजन वो मुझसे करवा सकता है बिटवीन एफको एंड लीफो। अब जब मैं एफको और लीफो को कंपेयर कर रहा हूँ प्राइस इंक्रीज की सिचुएशन में, तो भाई एफको की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा होगी और लीफो की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम होगी। और बेसिकली एग्जामिनर जब आपसे सवाल पूछता है तो वो इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या कर देगा मेरे भाई, वो इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में मर्ज कर देगा, कंबाइन कर देगा, सही ना। वो इन दोनों स्टेटमेंट्स को उठाकर आपस में क्या कर देगा, मर्ज कर देगा, कंबाइन कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मान लें कि मार्केट में प्राइस इंक्रीज की सिचुएशन है और कंपनी जो है ना वो फॉलो करती है फीफो मेथड इंस्टेड ऑफ एफको। तो बताएं क्या होगा। मैंने कहा जी अगर कंपनी फीफो मेथड फॉलो कर रही है इंस्टेड ऑफ एफको, तो उससे होगा ये कि फीफो के केस में उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो जाएगा और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसी तरीके से वो ये आपसे पूछ सकता है कि अच्छा बताएं कि अगर कंपनी लीफो मेथड सेलेक्ट कर लेती है इंस्टेड ऑफ फीफो, या वो लीफो मेथड सेलेक्ट कर लेती है इंस्टेड ऑफ एफको। तो मैंने कहा देखिए अगर आप लीफो मेथड सेलेक्ट करते हैं ना किसी के भी कंपैरिजन में, चाहे वो फीफो के कंपैरिजन में है या चाहे वो एफको के कंपैरिजन में, जब आप लीफो मेथड सेलेक्ट करेंगे तो लीफो की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लीफो की क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो लीफो का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो जाएगा मेरे भाई, बढ़ जाएगा और उसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से ये आपस में चीज़ों को क्या कर रहे होंगे मेरे भाई, कंबाइन कर रहे होंगे। और फिर इसी तरीके से ये चौथा कंपैरिजन करवाते हैं बिटवीन एफको परपेचुअल वर्सेस एफको पीरियोडिक। एफको परपेचुअल वर्सेस एफको पीरियोडिक। अच्छा ये दोनों सवाल भी सॉल्व हुए हैं आपके पास, लास्ट क्लास में किया था ना हमने, एफको परपेचुअल भी सॉल्व कर लिया था और एफको पीरियोडिक भी कर लिया था। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मैंने कहा जी ऐसी सिचुएशन में याद रहे कि एफको परपेचुअल की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो ज्यादा होगी और एफको पीरियोडिक की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो क्या हो जाएगी मेरे भाई, वो कम हो जाएगी। और ये बात अब आपको पता चल गई होगी कि प्राइस डिक्रीज की सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अ कंप्लीट ऑपोजिट। सही है ना भाई। मैंने आपको प्राइस इंक्रीज की चारों केसेस की सिचुएशन लिखवा दी है। प्राइस डिक्रीज में ये सारी सिचुएशंस क्या हो जाएंगी मेरे भाई, वाइस वर्सा हो जाएंगी, यानी कि ऑपोजिट हो जाएंगी। कि यहां पर अगर फीफो की क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है और एफको की कम है तो प्राइस डिक्रीज में फीफो की क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो जाएगी और एफको की क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और प्राइस इंक्रीज में इन चारों केसेस को आपस में कंपेयर करने के लिए मैंने आपको सवाल करवा दिया था। अगर आप उसके सवाल के आंसर्स आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो वही सिचुएशन फॉलो कर रहा है जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर लिखवाई। क्लियर है बात यहाँ तक। पहले आप इसे छाप लें, फिर हम एग्जाम किट के सवालों पर आते हैं। चले जी। अच्छा ज़रा कुछ सवाल बता रहा हूँ मैं अपने पास, आप लिख लें, फिर उसके बाद वो सॉल्व कर लीजिएगा। कैप्लन की किट पर आएंगे। अगर आपके पास 2023 वाला वर्जन है तो आप सॉल्व करेंगे 151 2023 में, 151, 155, 161 एंड 166। ये 4 सवाल हैं। तो जिसके पास 2022 वाला वर्जन है वो सॉल्व करेगा 149,
149, 153, 159 एंड 164। ये निपटा दे जरा फटाफट। चले जी, देखिए 6 फॉर्मूलाज मैंने बेसिकली लिखे बोर्ड के ऊपर। दैट इज ऑफ रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, एवरेज इन्वेंट्री लेवल, टोटल होल्डिंग कॉस्ट और फ्री इन्वेंट्री। अच्छा, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला बन रहा है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस, फिर ब्रैकेट में है मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम। फिर आपके पास मिनिमम इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। एवरेज इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला है सेफ्टी इन्वेंट्री प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। और टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है सेफ्टी इन्वेंट्री प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। और फिर आखिर में फॉर्मूला है फ्री इन्वेंट्री का, दैट इज इन्वेंट्री ऑन हैंड प्लस इन्वेंट्री ऑन ऑर्डर माइनस इन्वेंट्री नॉट येट इशूड। देखिए बेसिकली ये जो 6 फॉर्मूलाज हैं, इससे रिलेटेड आप ये बात याद रखें कि डाटा आपके पास सवाल में गिवन होगा और आपने सवाल में से डाटा उठाकर फॉर्मूले में अप्लाई करके आंसर कैलकुलेट करना है, सही ना। डाटा आपके पास गिवन होगा, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, सवाल में से डाटा उठाएंगे, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, आंसर कैलकुलेट करेंगे और कुछ करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। इसलिए इसके पेपर में आने के चांसेस भी बिल्कुल 0% है। देखिए इतनी सिंपल चीज़ें ना F2 के लेवल पर नहीं आएंगी, ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। अभी ये क्यों नहीं आएंगी, जब आप आगे चलकर 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि एग्जामिनर के पास और बहुत सारी चीज़ें हैं पेपर में देने के लिए एज़ कम्पेयर टू दिस, जो सिंपल कैलकुलेशन वाली। आपकी पेपर वाले दिन बहुत ही शदीद किस्म की किस्मत अच्छी चल रही है तो इसका बहुत ज़्यादा तीर मारा तो एक सवाल आपके पास आ जाएगा बस। वो भी अगर आपकी किस्मत का जो सितारा है उस दिन टॉप लेवल पर हुआ तो एक सवाल आपके सामने आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें F2 में एग्जामिनेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि कोर्स का पार्ट है तो पढ़ना ज़रूरी है। आप इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% नहीं आएंगी, लेकिन इसके आने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 है। ठीक है, एक आध सवाल आ गया तो आ गया, अदरवाइज वो नॉर्मली चीज़ें नहीं आती। लेकिन स्टिल मैंने कहा कि क्योंकि कोर्स का पार्ट है तो आपको थोड़ा बहुत समझकर सवाल को सॉल्व करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई फॉर्मूले क्या हैं, ताकि आप उसके हिसाब से उसको याद कर लें और अगर इन केस पेपर में सवाल आ जाए तो आप उसको पेपर में अप्लाई कर सकते हो। ये बात आपको याद रखनी है। ये क्यों नहीं आएंगे, ये जब हम सेक्शन C पढ़ेंगे ना, बजटिंग वाला, तो वो पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और पूछने के लिए और बताने के लिए ज़िंदगी के अंदर, तो वो मुझे इन चीज़ों के ऊपर नहीं घुमाएगा, सही ना। उसका ताल्लुक इन चीज़ों से फिर दूर दूर तक नहीं होता। इस बात को हम बेसिकली जहन में रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम 2 चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ यूजेज। अच्छा, यूजेज कहते हैं मटीरियल यूज्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट in a given time. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना मटेरियल इस्तेमाल करता है, सही ना। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना मटेरियल इस्तेमाल करता है। अब वो गिवन टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी 1 डे, that can be 1 day, that can be 1 week और that can be 1 month। वो कुछ भी हो सकता है, सही ना। वो फिर पॉसिबिलिटी आप देख लेंगे कि वो क्या होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि वो फिर टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज मटेरियल यूज्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन अ गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना मटेरियल यूज कर रहा है। मान लें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर अ सिंगल डे। मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बुलाता हूं और मैं उससे ये पूछता हूं कि भाई तुम मुझे बताओ कि तुम एक दिन में कितना मटेरियल इस्तेमाल कर लेते हो। तो उसने कहा कि सर देखें, एक दिन में हम कितना मटेरियल इस्तेमाल करते हैं ना, ये बताना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इसकी एग्जैक्ट अमाउंट बताना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। मैं आपको रेंज बता सकता हूं। देखें, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, आप कहीं पर भी चले जाए ना,
और अगर आपने कोई चीज़ परचेज करनी है या कोई चीज़ इस्तेमाल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आप कभी भी उसकी एग्जैक्ट अमाउंट सामने वाले को नहीं बता सकते। उसकी हमेशा नॉर्मली क्या आती है मेरे भाई, उसकी रेंज आती है। आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपने वेटर से पूछा हाँ भाई कितना टाइम लगेगा, तो वो आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताएगा, वो आपको टाइम पीरियड की क्या बताएगा, एक रेंज कि सर 20 to 30 मिनट्स लग जाएंगे या 20 to 40 मिनट्स लग जाएंगे। इस किस्म की वो रेंज आपको जो है ना वो प्रैक्टिकली बता रहा होगा। इस बात को आपने याद रखना है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखें कि मटेरियल यूज बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैंने उससे पूछा एक दिन में कितना मटेरियल, तो उसने कहा सर मैं आपको रेंज बता सकता हूं कि हम कम से कम जो मटेरियल यूज़ करते हैं, यानी कि मिनिमम यूजेज जो है वो हमारी, वो आप समझ लें कि है 350 kgs। ये हमारी मिनिमम यूजेज है। जबकि ऑन द अदर हैंड जो हमारी मैक्सिमम यूजेज है वो 750 kgs है। ठीक है, ये उसने मुझे रेंज बता दी कि हम कम से कम 350 kg इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 750 kg इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि हर रोज़ प्रोडक्शन वेरी करती है। अगर आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि रोज़ाना की बेसिस के ऊपर प्रोडक्शन 100% सेम होगी, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। बल्कि प्रोडक्शन क्या करती है मेरे भाई, प्रोडक्शन वेरी कर रही होती है। सही ना, प्रोडक्शन नॉर्मल बेसिस के ऊपर क्या कर रही होती है, प्रोडक्शन नॉर्मल बेसिस के ऊपर वेरी कर रही होती है। तो इस वजह से उसने कहा सर कम से कम इस्तेमाल 350। कोई लेबर बीमार है, एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे, कोई दूसरे मसले मसाइल हैं, मशीन ख़राब हो गई है, मटीरियल पूरा नहीं है मौजूद, और 600 मसाइल हैं, कम से कम इतना, इससे नीचे नहीं जाएंगे हम। लेबर चीता लगा पड़ा है, सारे 100% अटेंडेंस है, बिल्कुल बावले हुए में, तो मैक्सिमम कितना मटेरियल इस्तेमाल होगा, 750 kg का इस्तेमाल होगा। ये उसने मुझे रेंज बता दी कि कम से कम इतना और ज़्यादा से ज़्यादा इतना। मैंने कहा जी ठीक है। दूसरी चीज़ आपको पहले फॉर्मूले में नज़र आ रही है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लीड टाइम। ये आपसे बेहतर अब कौन जानता होगा। देखिए ना, लीड टाइम का मतलब है कि जब आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो ऑनलाइन ऑर्डर पे जो डिलीवरी का टाइम पीरियड होता है, आपने इस चीज़ को गौर से देखा होगा ना, जो डिलीवरी का टाइम पीरियड होता है, क्या वो एग्जैक्ट होता है? नहीं होता। एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं बताते। मतलब वो आपको ये नहीं कहेंगे कि मैं आपको 24 आवर्स में डिलीवर कर दूंगा। अगर वो 24 घंटे भी कहते हैं ना, तो वो कहते हैं विद इन 24 आवर्स। एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे कि जी बस एग्जैक्ट 18 घंटे में, एग्जैक्ट 15 घंटे में। उसने कहा जी विद इन 24 आवर्स, एक दिन से पहले पहले आपको मिल जाएगा। ये अब आपकी किस्मत है कि कितना टाइम, 3 से 4 दिन, 3 से 6 दिन, 8 से 10 दिन, ये इस किस्म की डिलीवरी टाइम पीरियड होती हैं, जो कि वो पर्टिकुलरली क्या कर रहे होते हैं, जो कि वो पर्टिकुलरली आपको बता रहे होते हैं या कोड कर रहे होते हैं। देखिए लीड टाइम बेसिकली क्या है, लीड टाइम है इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन ordering the material and receipt of the material। जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया है, प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर एंड रिसिप्ट ऑफ एन ऑर्डर, सही ना, प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर एंड रिसिप्ट ऑफ एन ऑर्डर, दोनों के दरमियान का जो टाइम डिफरेंस होता है उसे हम बेसिकली किसका नाम देते हैं मेरे भाई, लीड टाइम का नाम दे रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज ऑर्डर प्लेस किया, मान लें आज 12 तारीख है, मैंने आज ऑर्डर प्लेस किया है और मुझे ऑर्डर रिसीव्ड होता है 15 तारीख को, तो मेरा लीड टाइम कितना हो जाएगा मेरे भाई, मेरा लीड टाइम हो जाएगा 3 दिन का। अच्छा, अब मैंने सप्लायर को फ़ोन किया और मैंने सप्लायर से पूछा कि भाई मैं अगर तुम्हें आज के दिन में ऑर्डर प्लेस करता हूँ, अगर मैं तुम्हें आज के दिन में ऑर्डर प्लेस करता हूं, तो मुझे बताओ कि तुम कितने दिनों में मुझे ऑर्डर ट्रांसफ़र कर दोगे, यानी कि मुझे कितने दिनों में मटेरियल रिसीव्ड हो जाएगा। तो उसने भी वही कहानी सुनाई कि देखिए मैं एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं बता सकता, हाँ मैं अभी आपको क्या बता सकता हूं, मिनिमम लीड टाइम और मैक्सिमम लीड टाइम। उसने कहा जी कम से कम 6 दिन, ज्यादा से ज्यादा 11 दिन। 6 से 11 दिनों के अंदर आपको क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 से 11 दिनों के अंदर आपको मटेरियल रिसीव्ड हो जाएगा। तो उसने कहा जी 6 दिन तुमने कैसे कैलकुलेशन की है? मैंने कहा जी 6 दिन मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन की है कि आपने मुझे ऑर्डर दिया तो मेरे पास ना गाड़ी खाली खड़ी हुई थी और ड्राइवर वेला बैठा हुआ था।
आपका ऑर्डर रिसीव करते ही मैंने क्या करना शुरू किया, आपका ऑर्डर रिसीव करते ही मैंने माल जो है ना वो गाड़ी में डालना शुरू कर दिया, फटाफट लोड करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मेरा ड्राइवर फारिग था। तो मैंने कहा भाई और क्या करेंगे, तो फटाफट मैंने माल डालना शुरू किया और मैंने फ़ौरन से गाड़ी बाहर निकाल दी। अब माल डाल के फ़ौरन से गाड़ी बाहर निकाली तो आपको कितने दिन में माल मिल जाएगा मेरे भाई, आपको 6 दिन में माल मिल जाएगा। ये मेरी एक अजम्पशन है। दूसरी अजम्पशन मैंने ली कि फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर प्लेस किया, मेरे पास ड्राइवर नहीं था, अभी वो डिलीवरी के लिए बाहर गया हुआ, वो आएगा, गाड़ी खड़ी करेगा, कुछ 6, 8, 10 घंटे का रेस्ट लेगा, मैं माल लोड कराऊंगा, फिर माल निकलेगा, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर मैक्सिमम लीड टाइम। उसे हम बेसिकली किसका नाम देंगे, उसे हम मैक्सिमम लीड टाइम का नाम देंगे। ऐसी सिचुएशन में माल आपके पास कितने दिन में पहुंच जाएगा मेरे भाई, ऐसी सिचुएशन में आपके पास माल पहुंचेगा 11 दिनों में। ऐसी सिचुएशन में आपके पास माल कितने दिनों में पहुंचेगा, 11 दिनों में पहुंचेगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम लीड टाइम, उसे हम मैक्सिमम लीड टाइम का नाम दे रहे होंगे। तो अब ये 2 सिचुएशन हो गई, मिनिमम यूजेज, मैक्सिमम यूजेज, मिनिमम लीड टाइम और मैक्सिमम लीड टाइम।